हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका केजीएस डिफेंस के ऐप पर। तो हम लोग आज दोस्तों इस क्लास में पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे। तो पहले सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हेलो साहू जी, रुपेश कुशवाहा जी, नीरज कुमार जी, बाकी बच्चे भी एक बार जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो खुशबू, रितेश, अनमोल, ब्रिज, प्रिंस, चंदन, निर्भय, हरिशंकर, ऋषभ, आकांक्षा। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें इंडियन पॉलिटी। आज हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास है टुडे। मतलब आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये इंडियन पॉलिटी है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, क्या क्या हमारा सिलेबस है, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जो हम लोगों का मोड रहेगा यहाँ पर पढ़ने का वो होगा बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि सिर्फ इंग्लिश में होंगे तो वो टर्म इंग्लिश में ही रहेंगे, है ना। बाकी अगर किसी को कहीं पर हिंदी या इंग्लिश में समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं। हेलो सौरभ, धीरज, श्रुति, अवनीश, रुपेश, धृति, गोपी, अनिकेत। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग आज के सेशन को। देखिए अगर हम इस पॉलिटी के सब्जेक्ट की बात करें तो इससे किस एग्जाम में कितना सवाल बनता है। अगर हम सीडीएस और सीएपीएफ की बात करते हैं, है ना, सीडीएस और सीएपीएफ में जो इसका मतलब क्वेश्चन आता है लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। एनडीए की बात करें तो लगभग 4 से 5 सवाल कह सकते हैं एनडीए में पूछा जाता है, और एफकेट में भी लगभग आपका 4 से 5 सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग आज के मुद्दे को। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन यानी जैसे हम कहते हैं संविधान, और दूसरा होता है इसी से मिलता जुलता शब्द है जिसे हम कहते हैं पॉलिटी। पॉलिटी या फिर जैसे हम कहते हैं राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। नाउ व्हाट इज संविधान, मतलब ये संविधान क्या है और ये पॉलिटी क्या है। देखिए इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका है ना। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश झा है ना, ज्ञान प्रकाश झा मेरा नाम है। अब देखिए हम लोग जब बात करते हैं संविधान और इस पॉलिटी में क्या डिफरेंस है, इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका मैं लेता हूं। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं कि देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है। मान लीजिए कि आपको लैपटॉप खरीदना है ना, या आपको मोबाइल खरीदना है ना, या फिर आपको कोई कपड़ा या कोई गैजेट खरीदना है, वॉच खरीदना है, कुछ भी। तो आप क्या करते हैं, आप आजकल जो मतलब Amazon, फ्लिपकार्ट टाइप के जो वेबसाइट्स हैं वहां पर क्या करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे ताकि आप समझ पाओगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी क्या है। यहां पर Amazon जो है, मान लीजिए Amazon से आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, XYZ कोई कस्टमर है। अब वो प्रोडक्ट मान लीजिए कि आपको समझ नहीं आता, समझ नहीं आया, वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया, तो उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने का या उसको रिटर्न करने का कुछ ना कुछ क्या होता है, पॉलिसी होता है ना। रिटर्न या एक्सचेंज करने का कंपनी के अंदर क्या होता है, पॉलिसी होता है ना, कि आपका अगर प्रोडक्ट ये ठीक है तो हम इसे एक्सचेंज कर देंगे या रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ताकि क्यों, क्योंकि आपने यहां से क्या खरीदा है, यहां से आपने कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा है ना, अमेजन से आपने कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा और आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो कंपनी और कस्टमर के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ पॉलिसी होती है, कुछ ना कुछ नियम होते हैं जिसके तहत वो किसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, आप एक्सचेंज कर सकते हैं, या किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करना होता है तो रिटर्न कर सकते हैं। उसके लिए नियम है जो कि कंपनी और कस्टमर के बीच के संबंधों को, रिलेशन को क्या करता है, स्थापित करता है। ओके, अब देखिए इसी प्रकार जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा जो स्टेट और वहां रहने वाले सिटीजन है, ध्यान से चीजों को समझिएगा अभी, स्टेट और
इसके अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं यानी जो सिटीजन है, यानी कि राज्य है और इसके अंदर रहने वाले कोई नागरिक है। अब ये देखिए, नागरिक क्या करता है, सरकार को या राज्य को क्या करता है, टैक्स पे करता है ना जी। ये सरकार को क्या टैक्स यानी कर पे करता है ना, हम लोग करते हैं टैक्स पे करते हैं, है ना। हाँ जी मीनाक्षी जी वही था, है ना। नहीं, पॉलिटी की क्लास मैं ही लूंगा, है ना, ठीक है, पॉलिटी की क्लास मैं ही लूंगा यहां पर। हाँ पहले मैं वहीं पर था। वेरी गुड शिवम, या आप तो हमारे पहले पुराने स्टूडेंट हैं। यस यस यस। चलिए, तो यहां पर देखिए, जैसे हम लोग सिटीजन क्या करता है, राज्य को जैसे जैसे टैक्स पे करता है, तो राज्य भी क्या करता है, इस सिटीजन के लिए कुछ ना कुछ क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, जिसके आधार पर क्या हो सके, इन नागरिकों के ऊपर क्या किया जा सके, मतलब इन नागरिकों को मतलब एक सही ढंग से उसके ऊपर शासन किया जा सके, नागरिकों का सही ढंग से विकास किया जा सके, चाहे वो, ठीक है। ये तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है बेसिक लॉ, अ बेसिक लॉ on which any country or state is governed। यानी कि एक मूलभूत कानून, एक मूलभूत कानून जिसके आधार पर किसी राज्य अथवा देश का शासन किया जाता है, किसी देश का शासन किया जाता है। जैसे आप किसी देश में रहते हैं, किसी राज्य में रहते हैं, तो वहां पर आपके ऊपर जो शासन करने के लिए जो नियम और जो कानून होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वह नियम और कानून का संग्रह जिसके आधार पर किसी देश अथवा राज्य में क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। जैसे हम लोग बात करेंगे, अभी पूरे संविधान की बात करेंगे, हमारे संविधान के अंदर कई सारे हिस्से हैं, जैसे भाग 3 है, पार्ट 3 है, जहां पर फंडामेंटल राइट्स है, उसके तहत कई सारे कानून बनाए गए हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये सभी किस मतलब भाग को लागू करने के लिए ये सभी कानून बनाए गए हमारे संविधान के भाग 3 को। और मेरा अगर सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बता सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन, या जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार है, तो वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? कोई बता सकता है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्या है, मतलब मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये आपको बताना है। वेरी गुड बलवंत पांडे जी, बहुत बढ़िया। हाँ नोट करना है बिल्कुल लखन, इसे नोट करना है। अभी मैं राज्य व्यवस्था की भी बात करूंगा तो पूरा आपको नोट करने का भी समय मिलेगा। वेरी गुड सौरभ, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नलिन चितारा जी, चित्तौड़ जी, एक्चुअली आर्टिकल 21A है, 21A। जब 21A की बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, याद रखिएगा। ये जो 21A आर्टिकल है, इसे हमारे संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसे संविधान में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। और ये आपके हर एग्जाम में यहां से ये सवाल पूछा गया है ना। मैं देखिए आपसे हर क्लास में मैं लगभग 7 से 8 सवाल पूछूंगा, और ये सवाल पूछने का मकसद आपको परेशान करना नहीं, बल्कि चीजों को याद कराना होगा। ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स आपको तभी याद रहेंगे, अमेंडमेंट्स आपको तभी याद रहेंगे जब वो मैं बार बार आपसे पूछूं। तो जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, ऐसे जितने भी फैक्ट हैं, उसके लिए आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा दायित्व है कि मैं इसे कैसे आपको याद करवाऊं। तो पूरे क्लास में जब मैं सवाल पूछूंगा आपसे, तो आप क्या होगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। अब चलते हैं इसके आगे। तो ये आप कहेंगे सर व्हाट इज पॉलिटी,
पॉलिटी क्या है? तो दोस्तों पॉलिटी की जब बात करते हैं, पॉलिटी का मतलब क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल, यानी संविधान को लागू करना ही क्या कहलाता है? पॉलिटी कहलाता है। संविधान को लागू करना ही क्या कहलाता है? पॉलिटी कहलाता है। संविधान को लागू करना ही क्या कहलाता है? पॉलिटी कहलाता है। सिंपल। किसी भी, जैसे मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ते हैं, किताब में थ्योरी पढ़ते हैं ना कि ये चीज होती है, ये चीज होती है, और थ्योरी को जब आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो सिंपली अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ थ्योरी। ये क्या है? थ्योरी है। और आपका पॉलिटी क्या है? पॉलिटी क्या है? उस थ्योरी का इंप्लीमेंटेशन है किसी राज्य अथवा किसी स्टेट या किसी कंट्री में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। इसको आपको लिखने का भरपूर समय दिया जाएगा, है ना। सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे मृत्युंजय जी। अभी पहले ना बेसिक चीजें जो उसे समझ लेते हैं, फिर हम सिलेबस पर भी आएंगे। पूरा एक एक टॉपिक बताएंगे आपको, कहां क्या पढ़ना है, कितनी क्लासेस उसमें जाएंगी, और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक। यानी कि आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आप पॉलिटी के सवाल से नहीं डरोगे। पॉलिटी विल बी योर सबसे, मतलब पॉलिटी जो है ना सबसे आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा। कि पॉलिटी में आप क्वेश्चन कहता है ना ढूंढ ढूंढ के करेंगे आप, है? अभी तो 3 दिन क्लास होगी सचिन, हाँ आगे जाकर फिर आपकी रेगुलर हो जाएगी। अभी मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे होगी, फिर रेगुलर हो जाएगी आगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके आगे। 1-2 कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी इच्छा, अगर आप किसको भी नोट करना चाहते हैं तो कर सकते, लेकिन ये वाला आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ एनडीए में ही है, बिल्कुल है। क्वेश्चन कहां से पूछेगा, कैसे पूछेगा, सब बताएंगे। बिल्कुल विक्रम जी, वहां देखो उस सब के सवाल तो आप ऐसे करोगे ना, मतलब बिना देख, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल, मतलब वो सब तो जो नॉर्मल ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आप ऐसे इजीली कर लेंगे। या मैं आपको यूपीएससी के लेवल का करा रहा हूं, यूपीएससी के लेवल का करा रहा हूं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल आप चिंता मत करिए। ठीक है, अनुच्छेद 111 क्या है? अंशदीप जी, वहां पर है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, जिसमें कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक अगर संसद से पास होकर जाता है, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? वहां पर कानून बनने से मना कर सकते हैं, कानून बनने की आज्ञा दे सकते हैं, है ना। और वीटो पावर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वीटो हैं, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हाँ हिंदी में भी तो इसीलिए लिखा हुआ है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, नहीं नहीं, एनडीए के साथ साथ बाकी के भी डिफेंस बैचेस हैं सूर्या जी, है ना, बाकी के भी डिफेंस बैचेस हैं। चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसे हम कहते हैं संविधानवाद। संविधानवाद, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ध्यान से समझिएगा। कई बार यहां से यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। ठीक है, आर्टिकल 71 आकर सभी आर्टिकल्स की बात करेंगे। आर्टिकल 71 में यह कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हम लोग सभी की बात करेंगे। अभी बिल्कुल जो आपको समझाया जा रहा है उसे आप समझिए। ठीक है, संविधानवाद की बात करते हैं। संविधानवाद क्या है, याद रखिएगा, एन आइडिया टू लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से यूपीएससी ने फ्रीक्वेंटली कई बार सवाल पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा एक ऐसा विचार जो सरकार की शक्तियों को क्या करता हो, सीमित करता हो, जो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, है ना। एक ऐसा कॉन्सेप्ट या एक ऐसा विचार, एक ऐसा आइडिया जो सरकार की शक्तियों को क्या करता दे रहा हो, लिमिट कर दे रहा हो। देखिए अगर हम बात करेंगे
कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी देश में संविधान नहीं है, मान लीजिए कहीं पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पर सरकार का क्या शक्ति है क्या शक्ति नहीं है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है उस पर। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि सरकार की शक्तियों को क्या कर देता है? लिमिट कर देता है। जैसे एज एन एग्जांपल आप समझिएगा, आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 है, ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का निषेध। और अभी आपने पीपीसीएस का अगर बीपीएससी का पेपर देखा होगा तो वहां पर यह सवाल पूछा गया है। जितने भी एग्जाम्स होंगे, वनडे एग्जाम, आप सभी एग्जाम में आराम से सवाल करेंगे पॉलिटी के। आर्टिकल 17 में क्या है? छुआछूत का निषेध है, यानी कि सरकार या कोई इंडिविजुअल भी अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं करेगा, ये है ना। आर्टिकल 15 क्या लिखा है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऑन विच ग्राउंड? कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, रेस, सेक्स, यानी कि जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान और नस्ल के आधार पर कोई भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि वहां पर देखिए, अगर पार्ट 3 की बात करते हैं जिसमें कि फंडामेंटल राइट है, हाँ, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। अगर हम पार्ट 3 की बात करें, फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट जो है एक आपका क्या है? जस्टिसिएबल राइट है, ठीक है। यानी कि ये क्या है? जस्टिसिएबल है। इसका मतलब क्या है? अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि मालिक हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, आप हमारे मौलिक अधिकारों को वापस दिलाइए। यानी कि ये फंडामेंटल राइट जो है आपका, वो क्या कर रहा है? वो सरकार की शक्तियों को क्या कर रहा है? सीमित कर रहा है ना। ये सरकार की शक्तियों को क्या कर रहा है? सीमित कर रहा है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जब बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है ऐसा एक विचार, एक ऐसी सोच जो सरकार की शक्तियों को क्या करे? लिमिट करे। बिल्कुल आप चिंता मत करिए अंशदीप जी, जितने भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको जब पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप याद रखिएगा, आपको कम से कम 200 से 250 आर्टिकल आपके दिमाग में होंगे, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपके दिमाग में लगभग 200 से 250 आर्टिकल आपको याद रहेंगे। मैं बोलूंगा आर्टिकल 300A क्या है, तुरंत आप जवाब देंगे। आर्टिकल 324 क्या है, तुरंत आप जवाब देंगे। मैं पूछूंगा आर्टिकल 360 क्या है, आर्टिकल 355 क्या है, आर्टिकल 351 क्या है, आर्टिकल 201 क्या है, आर्टिकल, है ना। ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सारे आर्टिकल्स आपके दिमाग में बिल्कुल याद रहेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जब बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बाद एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर संवैधानिक कानून, ध्यान से समझिएगा, सब बिल्कुल बेसिक है। संवैधानिक कानून या संवैधानिक नियम, अभी ये हम लोग बेसिक टॉपिक तो अभी हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, टॉपिक तो हमारा कल जाकर स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह सकते हैं अंशदीप जी, है ना, ठीक है। चलो खैर, ये सब हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं। और अंशदीप, मैं आपको पहली बार बता दूं एक चीज कि इस तरह के सवाल जो बेतुके हों, जो एग्जाम से जिसका कोई रेलिवेंट नहीं हो, है ना, उसे आप मतलब बेवजह पूछने की आवश्यकता नहीं है ना। हम लोग स्ट्रिक्ट, हमारे जो सिलेबस में जो चीज है ना, हम उसके ऊपर पूरा स्ट्रिक्ट रहेंगे। और आपके एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे वो आपके नोट से बाहर नहीं आएंगे। टोटल अभी जो भुवन जी वर्तमान में अराउंड लगभग 470 आर्टिकल्स है, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं चीजों को नोट करा रहा हूं, ऐसे ही डिट्टो सेम टू सेम आपको नोट बनाना है। एक आप पॉलिटी की अलग से नोटबुक ले लीजिए। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं,
पॉलिटी की एक अलग से नोटबुक ले लीजिए, जो भी मैं नोट्स बना रहा हूं, जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसका आपको प्रॉपर नोट बनाना है। कोई भी वनडे एग्जाम देंगे आप इन फ्यूचर, आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स भी देंगे इन फ्यूचर, तो उसमें भी आपका काम आएगा ये। क्लियर है पॉइंट? चलें आगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहां पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? अ लॉ विच लिमिट पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून जो सरकार की शक्तियों को, जो सरकार की शक्तियों को क्या करता हो, जो सरकार की शक्तियों को सीमित करता हो, जो सरकार की शक्तियों को क्या करता हो, सीमित करता हो। ठीक है, फटाफट आप लिखिए इसे। यानी कि जैसे मान लीजिए राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसमें कहा गया है सरकार को देना पड़ेगा शिक्षा किसे, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 21A में लिखा गया है स्टेट शुड गिव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर ऑफ एज, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना पड़ेगा, और उसके लिए ही बना शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, जिसे कि लागू किया गया कब? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया इस अधिनियम को, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये एक ऐसा कानून है, एक ऐसा नियम है जो सरकार की शक्तियों को क्या करता है, सीमित करता है। सरकार को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना ही पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत इसमें? यहां तक सभी को समझ में आ गया? इसे आप लोग लिखिए। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, तो आपको बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताइए। याद ये आज जो है ना इंट्रोडक्शन क्लास है, और मैं जैसे 2-3 टॉपिक कंप्लीट होगा ना, मैं आपको सवाल भी करवाऊंगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। यूपीएससी ने कई बार पूछा है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, है ना, सब कुछ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन सेम कहां है? देखिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब ये एक आइडिया है, और इसी आइडिया को लागू करने के लिए जब नियम बनाया जाए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ओके, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। दोनों मतलब देखिए ये क्या है, ये एक विचार है। आपके दिमाग में कोई विचार आया तो वो विचार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उस विचार को आपने लागू करने के लिए कोई नियम बनाया, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ठीक है अभिषेक, है ना? विचार हमारे दिमाग में आया, लेकिन जब उसको लागू जब तक नहीं करेंगे तो वो विचार ही है। जब लागू किया आपने, उसके लिए नियम बनाया, तो वो कानून है। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक? अभी सिलेबस, अभी देखिए आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, आज हम समझ रहे हैं क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है पॉलिटी। अभी ये सब्जेक्ट इतना मजेदार सब्जेक्ट है ना, इतना मजा आने वाला है आपको इस सब्जेक्ट में, है ना, कि बता नहीं सकते। ठीक है, और पॉलिटी का डर आपके मन से बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहां तक सभी ने नोट कर लिया? गुड ना। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान। अब देखिए संविधान क्या है? अ डॉक्यूमेंट which limits the power of government। मतलब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी क्या है? कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन आए, संविधानवाद आए, संवैधानिक लॉ, संवैधानिक नियम आए, या ऐसा, ठीक है, संविधानवाद आए, संविधान आए, संवैधानिक कानून आए, याद रखिएगा ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो
सरकार की शक्तियों को क्या करता हो, सीमित करता हो, सरकार की शक्तियों को सीमित करता हो, सरकार की शक्तियों को सीमित करता हो। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या, जो सरकार की शक्तियों को क्या कर दे, सीमित कर दे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, मैं कहां से हूं, मैं भागलपुर से हूं, है ना, भागलपुर बिहार में एक शहर है ना, वहां से मैं हूं। ठीक है, जैसे सिल्क सिटी भी कहते हैं। देखिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए पॉलिटी के लिए, है ना, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एक एक चीज हम इतने डिटेल में करेंगे ना, आप खुद ही एक एक चीज के बारे में आपको जानना चाहिए। ये आपके राइट्स क्या क्या हैं समझना चाहिए आपको। बिल्कुल पीडीएफ आएगा, है ना, बिल्कुल पीडीएफ आएगा इसका। अब देखिए इसके बाद की बात करा दोस्तों, यहां पर दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या कि ऑल, यहां पर दो पॉइंट याद रखना है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये दो स्टेटमेंट है। इस दो स्टेटमेंट से कई बार सवाल पूछे गए हैं, कई बार सवाल पूछे गए हैं यहां से। यानी कि सभी संवैधानिक नियम, सभी संवैधानिक नियम संविधान नहीं है, सभी संवैधानिक नियम संविधान नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूं, बट याद रखिएगा ऑल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी कि सभी संविधान संवैधानिक नियम है, सभी संविधान संवैधानिक नियम है। ये दो स्टेटमेंट है, यहां से यूपीएससी ने लगभग 8 से 10 बार सवाल पूछा है। संवैधानिक कानून है। अब आप कहेंगे सर ठीक है ये तो बराबर है, आपने जो दो स्टेटमेंट लिखा मैं समझ गया, लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है मालिक, ये बताइए आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू स्टेटमेंट? अब हम लोग इसे समझते हैं। ठीक है, अब हम इससे समझते हैं अच्छे से। अच्छा, मैं भागलपुर में तिलका मांझी से हूं, राज्यसभा में कितनी सीटें पूछ रहे हैं आप? ओके, मैं फिर से एक बार समझाता हूं, मैं फिर से एक बार समझाता हूं, चिंता मत करिए। राजकुमार परमानिक जी, राज्यसभा में क्या एक बार सवाल पूछेगा, आपका सवाल ऊपर चला गया, है ना। एनडीए में देखो 4 से 5 क्वेश्चन होता है करण, है ना। अभी अभी आ रहे हैं अभिषेक कुमार गौतम जी, अभी इस पे हम आ रहे हैं। इस पॉइंट को बहुत डिटेल में अभी हम समझेंगे। आप एक बार अपना सवाल पूछ लीजिए। जो राज्यसभा वाला किसका सवाल था, सवाल एक्चुअली ऊपर चला गया, मुझे दिखा नहीं सवाल, है ना। अब देखिए यहां पर हम लोग समझते हैं ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि देखिए जब सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए संवैधानिक नियम बनाए जाएंगे, अगर उस संवैधानिक नियमों को, उस संवैधानिक कानूनों को एक डॉक्यूमेंट में हमने प्लेस कर दिया, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे उन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हमने एक डॉक्यूमेंट में लिख दिया, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में हमने सारे संवैधानिक नियमों को रख दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम संविधान कहेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। सब विशिष्ट क्षेत्राधिकार क्या होता है राज्यसभा का? अंशदीप जी कई सारे अधिकार हैं ऐसे। देखिए जब हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे, आप अभी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा अंशदीप, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए इस बात का। अभी हम जब लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि किस किस मामलों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर है, किस किस मामलों में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, राज्यसभा कम पावरफुल है, और किस मामले ऐसे हैं, कौन से मामले ऐसे हैं जिसमें कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है और लोकसभा कम पावरफुल है। ऐसे में आज आपको एज एन एग्जाम्पल बता दूं, जैसे आर्टिकल 312 के तहत किसी ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना होता है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना होता है, तो उसका परमिशन राज्यसभा देती है संसद को। राज्यसभा उसके लिए विशेष बहुमत से एक विधेयक पारित करती है, एक प्रस्ताव पारित करती है, तब जाकर संसद किसी नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकते हैं। तो यह राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति है। इसी तरह याद रखिएगा आर्टिकल 249 के तहत, आर्टिकल 249, इसके तहत राज्यसभा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी,
कि राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकता है या नहीं, या राज्य सूची के किन विषयों पर संसद कानून बना सकता है, तो इसके लिए भी राज्यसभा क्या करती है, परमिशन देती है। ठीक है, ये हम लोग पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, है ना। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, है ना, एक एक चीज आपको बताया जाएगा और इतने डिटेल में बताया जाएगा जिसका आपको भी मतलब वो नहीं है ना। तो प्लीज आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। बाकी बीच में देखिए आप टॉपिक से हट के कोई सवाल पूछ रहे हैं तो ये क्या होता है ना, इसमें क्लास की कंटिन्यूटी क्या होती है, ब्रेक होती है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो आपका और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होंगे, अगर उन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक सिंगल डॉक्यूमेंट में हमने प्लेस कर दिया, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हमने लिख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। तभी यहां पर लिखा ना डॉक्यूमेंट, यहां पर क्या लिखा है मैंने, अ डॉक्यूमेंट विच लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक सिंगल डॉक्यूमेंट में प्लेस हो जाएंगे। लेकिन जब ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अलग है, कोई पहला अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा भी कोई ऐसे नियम है, चौथा भी कोई ऐसे नियम है, पांचवा भी कोई ऐसे नियम है, अलग अलग नियम हैं, लेकिन उसे एक डॉक्यूमेंट में हमने, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं रखा, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में हमने उसे प्लेस नहीं किया, तो वो संविधान नहीं कहलाएगा। उसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, उसे हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, मतलब क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहेंगे। इसलिए यहां पर यह लिखा गया है, मैंने क्या लिखा है यहां पर, यह लिखा है ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सभी संवैधानिक नियम जो हैं वो संविधान नहीं है। जब तक उसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखेंगे तब तक उसे क्या नहीं कहा जाएगा, तब तक उसे संविधान नहीं कहा जाएगा। लेकिन जितने भी संविधान हैं उस संविधान में क्या है, उस संविधान में संवैधानिक नियम है, इसलिए यहां पर लिखा गया है ऑल कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इज इट क्लियर टू एवरीवन। आप लोग ये बता सकते हैं कि हमारे संविधान का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है, हमारे संविधान का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। देखते हैं किसे किसे पता है ना, बताइए। आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। इसे आप लोग लिख लें, है ना, जितने भी पॉइंट मैं लिखा रहा हूं इन सभी पॉइंट को आप लोगों को लिखना है ना। वेरी गुड, एजे साहू जी बहुत बढ़िया, बी आर अंबेडकर है, यहां तक किसी को कोई समस्या। वेरी गुड, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बताइए क्या समस्या है। बिल्कुल डॉक्टर बी आर अंबेडकर है। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ये एक लैटिन वर्ड है धृति, है ना, लैटिन वर्ड है एक ये, है ना। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, जब स्वतंत्रता के बाद जब पहली अंतरिम सरकार बनी थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ, और भारत की स्वतंत्रता के बाद जब पहली अंतरिम सरकार बनी, तो बी आर अंबेडकर को कौन सा मंत्रालय मिला था, तो याद रखिएगा इनको लॉ मिनिस्ट्री दिया गया था, है ना, कानून मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, चलिए बाकी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर हम लोग काफी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप की। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, किसी को अगर कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल, बीएन राव संविधान के, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। सर भारत में कितने आर्टिकल हैं अंशदीप जी, वर्तमान में अभी अराउंड 470 आर्टिकल्स हैं, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, है ना। ओके संदीप घोष जी, कोई बात नहीं, मैं फिर से इसे समझा दे रहा हूं, है ना, मैं फिर से इसे समझाता हूं। देखिए जैसे क्या है ना, हमारे देश के अंदर बहुत सारे कानून हैं, मान लीजिए जैसे राइट टू एजुकेशन है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, इस तरह के कई सारे राइट हैं।
लेकिन क्या है, उसे हमारे संविधान में क्या किया गया, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में प्लेस कर दिया गया है। अगर ऐसे कई सारे अगर रूल्स, कई सारे लॉज, कई सारे नियम, अगर उसे हमने अगर सिंगल डॉक्यूमेंट में प्लेस कर दिया, जो कि क्या कर रहा हो, सरकार की शक्तियों को सीमित कर रहा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे संविधान कहेंगे। ठीक है, ऐसे नियम जो सरकार की शक्तियों को सीमित कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक सिंगल डॉक्यूमेंट में हमने प्लेस कर दिया तो वो क्या है, वो हमारा संविधान है। और अगर मान लीजिए ऐसे कई सारे अलग अलग नियम हैं, उसे हमने संविधान मतलब उसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट में हमने प्लेस नहीं किया, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में हमने उसे नहीं लिखा। जैसे हमारा संविधान है, हमारे संविधान में पार्ट 1 है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, पार्ट 2 है नागरिकता, पार्ट 3 है मौलिक अधिकार, पार्ट 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पार्ट 5 है संघ की कार्यपालिका, पार्ट 6 है राज्य की कार्यपालिका। हमारे संविधान में पूरा एक एक चीज संविधान के अंदर लिखा गया है। ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं सभी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में प्लेस किए गए हैं, तो दैट इज वो उसे क्या कहा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट बंचेस ऑफ लॉ हैं, अलग अलग लॉ हैं, लेकिन उसके लिए कोई सिंगल डॉक्यूमेंट में उन लॉ को नहीं रखा गया, तो वो क्या रहेगा, वो संविधान नहीं कहलाएगा, उसे हम संवैधानिक नियम कहेंगे। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखी गई, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों नहीं, क्योंकि हो सकता सारे संवैधानिक नियम, ऐसा नहीं है कि सारे संवैधानिक नियम एक सिंगल डॉक्यूमेंट में ही प्लेस किए गए हैं, लेकिन यहां पर है ऑल कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किससे बन रहा है, जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक सिंगल डॉक्यूमेंट में प्लेस कर रहे हैं। क्लियर है। अभी आएंगे भास्कर छेत्री जी, अभी सब कुछ देखेंगे, थोड़ा सा भाई सब्र रखिए, है ना, थोड़ा सा पैसेंस रखिए, एक एक चीज हम लोग देखने वाले हैं, है ना। बिल्कुल भी आप लोग क्या करें, टेंशन नहीं लीजिए, क्या पूछा जाएगा, कहां से कितना सवाल पूछेगा, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, हर चीज मैं पूछूंगा आपसे। आर्टिकल 19(1) क्लास ए, आंचल यादव जी, इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार जो है एक्चुअली में वो हमारे संविधान में आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है, और आर्टिकल 19 में एक्चुअली क्या है, राइट टू फ्रीडम, है ना। हम लोग उसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और क्या क्या बातें हैं, सब कुछ देखेंगे। सिलेबस को बात दीजिए ना, बता दीजिए, बताएंगे सिलेबस में विशाल कुशवाहा जी। पहले चीजों को समझ तो लें, है ना, पहले सिलेबस ही बता दें, बताइए पहले आप जो चीज पढ़ने वाले हैं उसको समझो, तो सिलेबस तो बताएंगे ही बताएंगे आपको। ठीक है, सिंगल डॉक्यूमेंट का बिल्कुल एक सिंगल बुक में प्लेस कर दिया जाए, ओके, ये है इसका मतलब। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप में टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से समझिएगा, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार। अभी हमारा बिल्कुल ये बेसिक क्लास है, संविधान के प्रकार, इसके बाद हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। संविधान के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, तो एक होता है क्या, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर मैंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, लिखित संविधान लिखा, तो कई बच्चों को यह लग रहा होगा लिखित संविधान का मतलब ये क्या होता है, ऐसा संविधान जो लिखा हुआ हो कहीं ना कहीं, ये है ना, दिमाग में यही आ रहा है आप लोगों के, है ना, कि ऐसा संविधान जो कहीं ना कहीं लिखा हुआ हो। और दूसरा मैंने लिखा, दूसरा प्रकार संविधान का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको क्या लग रहा होगा, ऐसा संविधान जो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का मतलब क्या, ऐसा संविधान जो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। आप लोग यही समझ रहे होंगे इसका मतलब। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या एग्जाम्पल है अंकित जी। देखिए एक मतलब ऐसा कोई नियम है, ठीक है, कोई ऐसा नियम बनाया गया जिसे हमारे संविधान के अंदर शामिल नहीं किया गया, जिसका हमारे संविधान में जिक्र नहीं है, वो क्या है, दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और वो सरकार को क्या कर रहा है, वो सरकार को क्या कर रहा है, सरकार की शक्तियों को सीमित कर रहा है, तो वो उसे संविधान के अंतर्गत हम नहीं रखेंगे। कई सारे ऐसे नियम हैं हमारे देश के अंदर जो कि हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन सरकार की शक्तियों को क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, क्लियर है।
अब देखिए, हम लोग जब बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, अलिखित संविधान की और लिखित संविधान की, लिखित संविधान ऐसा देखिए आपको दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है कि लिखित संविधान जो है लिखा हुआ और लिखित संविधान जो है लिखा हुआ नहीं है, दोनों ही लिखे हुए होते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होता है, कहीं ना कहीं लिखा होता है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होता है, कहीं ना कहीं लिखा होता है। तो आप कहेंगे कि सर फिर दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, दोनों में क्या फर्क है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसमें पूरा का पूरा क्या होता है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है। एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा का पूरा नियम और कानून, सिंगल डॉक्यूमेंट में, एक ही डॉक्यूमेंट में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट में पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है। एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट में पूरा का पूरा नियम और कानून रहेगा। ये एक मतलब हुआ। दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब यहां पर यह होता है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सुप्रीम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा अर्थ यह है कि यहां पर संविधान सर्वोच्च है, यानी कि जो भी चीजें होगी वो संविधान के अकॉर्डिंग होगी। सरकार का गठन होगा तो संविधान के अकॉर्डिंग होगा। संविधान जो है, संविधान बताएगी कौन सी चीजें कैसी होनी है, यानी संविधान जो है वो सबसे ऊपर माना जाएगा। हर किसी को संविधान को अपनाना होगा, संविधान को मानना होगा। ऐसा देश जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और जहां पर सारे के सारे नियम एक सिंगल डॉक्यूमेंट में हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, लिखित संविधान कहेंगे। और याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा आप लोग कि सबसे पहला देश जिसने कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूएसए, अमेरिका। ईयर भी याद रखना, कब किया था, इन 1787। आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं, आपसे देश भी पूछ सकते हैं कि लिखित संविधान को अपनाने वाला सबसे पहला देश कौन सा था। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को, लिखित संविधान को अपनाने वाला सबसे पहला देश कौन सा है, अमेरिका है, यूएसए है। ओके, ये बात समझ में आ गई सभी को? ये बात सभी को समझ में आ गई? अरे करण जी, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे बाबू, सिलेबस डिस्कस करने के लिए समय चाहिए, 20 से 25 मिनट, आधे घंटे का वक्त चाहिए। अगर आज नहीं हुआ सिलेबस डिस्कस तो कल हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले सिलेबस डिस्कस किए बिना कैसे हम पढ़ेंगे किसी चीज को? आपको पहले ये तो समझ में आना चाहिए ना बाबू की संविधान क्या है, संविधान में लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सब समझ में आएगा तभी तो आप सिलेबस हम पढ़ाएंगे ना आपको। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल चिंता मत करिए, ऐसा मत समझना आप कि मैं सिलेबस स्किप कर दूंगा, सीधा मैं टॉपिक पे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे समझ में सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, नॉट इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। यहां पर जितने भी नियम होंगे वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं होंगे, किसी एक डॉक्यूमेंट में नहीं होंगे। जितने भी नियम कानून होंगे एक डॉक्यूमेंट में नहीं होंगे, सिंपल है। यहां पर अलग अलग कई सारे बंचेस ऑफ लॉ होंगे, कई सारे नियम होंगे, एक उसमें सिंगल उसमें नहीं होगा कोई नियम, ठीक है? दूसरी बात, यहां पर कौन सुप्रीम होगा? जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम होगा, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, यानी कि यहां पर कौन, संसद सर्वोच्च होता है। जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है संसद सर्वोच्च होगा। संसद जब चाहे, जो चाहे, संविधान में परिवर्तन ला सकता है। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत के पास है, ठीक है? तो वही तो, अगर सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है, दैट्स व्हाई सिद्धार्थ इसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, अलिखित संविधान कह रहे हैं इसे, यही कारण है। अगर एक सिंगल डॉक्यूमेंट में होगा तो उसे हम लिखित संविधान कहते,
और सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? सिंगल डॉक्यूमेंट का मतलब कि एक किताब हो, एक बुक, जैसे हमारा एक किताब होता है, उस किताब में सारे नियम है। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल। तुलिका जी, संपत्ति का अधिकार जो है 300 आर्टिकल 300 ए या 300 कम है। अब मेरा आपसे सवाल है तुलिका, आप ये बताइए कि इस आर्टिकल 300 ए को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? ये आपसे सवाल है, बताइएगा। अभी अभी आ रहे हैं, अलिखित संविधान के ऊपर आ रहे हैं रुचि जी। याद रखिएगा, सबसे पहला कंट्री, फर्स्ट कंट्री जिसने कि अलिखित संविधान को अडॉप्ट किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था ब्रिटेन। क्या नाम था? ब्रिटेन। और ब्रिटेन ने कब किया था? कब किया था दोस्तों? 1215 में। और जो इनका सबसे पहला अलिखित संविधान था, उस संविधान को नाम क्या दिया गया था? उस संविधान को नाम दिया गया था मैग्ना कार्टा। क्या नाम दिया गया था? मैग्ना कार्टा नाम दिया गया था। इसने जो सबसे पहला संविधान बनाया था अपना, ठीक है, जो अपना पहला संविधान बनाया था इसने। अगर आपसे सवाल देखिए, 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे यहां से। बिल्कुल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कब होता है? इन 1978। तुलिका, बिल्कुल आपने सही बताया। एजे साहू जी, क्लियर है? ठीक है, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? याद रखिएगा, सबसे पहला देश जिसने संविधान को अपनाया वो कौन है? ब्रिटेन है। लेकिन ब्रिटेन ने जो संविधान अपनाया वो कैसा था? अलिखित था। और उसे नाम क्या दिया था इसने? मैग्ना कार्टा। कब अडॉप्ट किया? इन 1215। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में कौन सुप्रीम है, तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है। क्यों? वहां पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। क्यों? क्योंकि वहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर। दैट्स व्हाई क्या कहेंगे, वहां पर आपका क्या है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होगी। ब्रिटेन के संसद के बारे में यह कहा जाता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है वो एक लड़के को लड़की नहीं बना सकता और एक लड़की को लड़का नहीं बना सकता। इसके अलावा वो कुछ भी कर सकता है। इतनी शक्तिशाली है वहां की संसद। क्यों? क्योंकि वहां पर कैसा संविधान है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है पॉइंट? ऐसा नहीं है नंद अग्रवाल जी, है ना, मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, तो कुछ कमेंट्स हो सकता है मिस हो जाए आपसे। अब कोई देखिए, ये रिटन और अनरिटन के बीच में आपको फर्क समझ में आ गया। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे पहला लिखित संविधान किसने अपनाया? सबसे पहला लिखित संविधान अपनाने वाला कौन था? तो वो था दोस्तों, याद रखिएगा, कौन? अमेरिका। कब अपनाया? इन 1787। वहां पर क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो बहुत सारे फर्क हम लोग देखेंगे। ठीक, अब आपका कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताइए। मैं जाते जाते आपसे एक सवाल भी करूंगा। 2-4 मिनट का वक्त है, आप लोग जो भी डाउट है अब आप पूछ लें। हेलो अनूप, बताइए क्या डाउट है? अब देखिए, हर क्लास में मैं लास्ट में 4-5 मिनट आपके डाउट के लिए रखूंगा, है ना। जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं उसे। और बाकी कल हम लोग फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे। और कल हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट को, कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे कल हम लोग। कल हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, है ना, सिलेबस वगैरह भी कल ही हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम लोग देखेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना। दूसरा कौन था, क्या मतलब, मैं समझ नहीं रहा हूं। जया निषाद जी, आपका सवाल? ठीक है, भारत का ही क्यों सबसे बड़ा लिखित संविधान है? क्योंकि भारत ने कई देशों के संविधान को पढ़ा और कई देशों के संविधान से, लगभग 60 देशों के संविधान से हमने अलग अलग चीजें ली है। एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। हाँ, एनडीए में देखो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के। ये देखो, ये सवाल इस हिस्ट्री का सवाल है ना। ये पता नहीं, हिस्ट्री वाले सर से पूछना। सर, खान सर की कब से स्टार्ट होगी? खान सर की क्लास कब से स्टार्ट, ये पूछ के मैं आपको बताऊंगा। ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा, बिल्कुल पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है वहां पर, है ना। थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, पावर वहां पर था लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था भास्कर। वहां पर नियम कानून थे, बट देर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना।
ठीक है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था भास्कर जी। फिर इससे जुडिशियल पर कोई इफेक्ट होगा नहीं। अभी आगे बात करेंगे हम लोग मुकेश जी, क्या इफेक्ट होता है नहीं होता है जुडिशियरी पर, सब हम लोग देखेंगे। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, हमारा सवाल है, हमारे देश में सर प्रेसिडेंट सुप्रीम है या कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम अनमोल, प्रेसिडेंट नहीं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 के तहत प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है, समझ रहे हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 61 है उसके तहत प्रेसिडेंट को भी हटा सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम ना, ठीक है। अच्छा 301 में चंदन जी है, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट, है ना, वो हम लोग देखेंगे आज। प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है या पार्लियामेंट के पास? देखिए अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट के पावर्स अलग हैं, प्रेसिडेंट के पावर्स अलग हैं। कुछ मामलों में पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल है, कुछ मामलों में ज्यादा क्या है आपका प्रेसिडेंट, कुछ मामलों में ज्यादा पावरफुल है। दोनों में देखिए दोनों की अच्छाइयां हैं, दोनों की बुराइयां, हम लोग कंपेयर करेंगे आगे, कंपेयरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। सर इंडिया में सबसे पावरफुल कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। प्रियम्बल टॉपिक होगा पूरा, 1 से 2 क्लास चलेगा कमलेश, वहां पर हम प्रियम्बल को काफी डिटेल में बताएंगे। सबसे हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे कठोर पूछ रहा है ना प्रगति, वो अमेरिका का है, कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे रिजिड है, क्योंकि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना काफी मुश्किल है। 4 से 5 क्वेश्चन आता है खुशी पॉलिटी से एप्केट में, 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा का स्पेलिंग, और सॉरी यहां पर सीए रह गया था, मैग्ना कार्टा में सीए रह गया, इसको आप कर लीजिए मैग्ना कार्टा, ठीक है। हाँ चलिए, और किसी का कोई दिक्कत है? कल देखिए, कल हम लोग सिलेबस डिस्कस करके कल हम लोग कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। कल हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट में कि एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है और जुडिशियरी क्या है, पूरा डिटेल में, बहुत मजा आने वाला है कल आपको, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई डाउट? पीडीएफ आपको मिल जाएगा अभी क्लास के बाद। सबसे छोटा कौन सा संविधान है? अमेरिका का संविधान ही सबसे छोटा भी है। हिस्ट्री अमरेंद्र श्रीवास्तव सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अभी सऊदी अरेबिया सबकी बात करेंगे, टाइप ऑफ गवर्नमेंट में भुवन जी, ठीक है ना, वहां पर हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ गवर्नमेंट में वहां पर क्या है कैसा है। सीडीएस में श्रेया 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, 10 से 15 के बीच में, मान लीजिए 10 से 15 के बीच में वारी करता रहता है सीडीएस में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा जो कही जाती है वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किसे कहा? आर्टिकल 32 को, लेकिन कई मतलब ऐसे पॉलिटिकल थिंकर हैं जिन्होंने प्रियम्बल को भी कहा है। अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा जाए कि संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किसे कहा, तो आर्टिकल 32 होगा। अगर आपसे सिंपल पूछे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो वो आपका प्रियम्बल होगा। वो हम आगे आएंगे तो डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। हाँ जी, अभी रितेश जी बताएंगे हम अपने बारे में काफी डिटेल में आपको आगे कभी, है ना। मैग्ना कार्टा देखो रोशन, जो सबसे पहला संविधान जो बनाया ना ब्रिटेन ने 1215 में, जो सबसे पहला संविधान वो किया अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को उसने नाम दिया था मैग्ना कार्टा, उसी को मैग्ना कार्टा नाम दिया था, ठीक है। चलिए, तो सर आपके क्लास में सब ठीक है। देखो मेरा आप लोगों से अब एक सवाल है कि हमारे संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है, हमारे संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आप लोग ये बताइए। हमारे संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है, ये आपको बताना। मैंडेमस भी बात करेंगे भास्कर चेत्री जी, आर्टिकल 32 में जो मैंडेमस है, 5 मतलब अलग 5 प्रकार के रिट हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल मीनाक्षी जी, अमरेंद्र सर भी आ गए हैं, है ना। एनडीए में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा अरुण, 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। चलिए, और किसी का कोई दिक्कत? सर अनरिटन और रिटन में डिफरेंस समझ में नहीं आया। संदीप देखो, अनरिटन का मतलब क्या होता है ना, जहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम है, संसद सबसे ऊपर होगा, वो जब भी चाहे जो भी चाहे चेंज कर दे कॉन्स्टिट्यूशन में। और रिटन का मतलब क्या होता है, जहां पर संविधान सबसे ऊपर है, संविधान के अकॉर्डिंग सारी चीजें डिसाइड होगी, ठीक है, वो रिटन। बाकी हम आपको बताएंगे कल और डिटेल में बताएंगे। आर्टिकल 368 वेरी गुड। और ये प्रोसेस हमने कहां से लिया है? संविधान में संशोधन करने का जो प्रोसेस है, ये हमने किस देश से लिया है, ये सवाल अगला बताइए।
ये सवाल, इसके बाद हम आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे और आपसे फिर हम मिलेंगे कल मिलेंगे इसी समय 11 बजे। और कल हम लोग कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे और कल हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉट मोर देन इनफ एज टू, आपको कोई भी अगर बुक पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हो, बट देर इज नो नीड टू रीड एनी बुक। आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़िए और रिवाइज करिए बार बार नोट्स को, ठीक है। साउथ अफ्रीका से लिया, आयरलैंड से बलवंत डीपीएसपी लिया था बाबू, आयरलैंड से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है हमने। साउथ अफ्रीका से लिया हमने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस, ठीक है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं आपसे फिर हम कल की क्लास में, ठीक है। और कल की क्लास में मिलेंगे, इसके आगे के मुद्दों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।